तो भैया हम बच्चे आ गए किसान वाणी के अपना बच्चन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में और बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याणकारी मंत्रालय और कृषि मंत्रालय भारत सरकार। तो ये तो रहे प्रायोजक। भैया आज आए नाग पंचमी का पर्व। देखा भैया सनातन धर्म में ही नाग पंचमी का दिन बहुत शुभ माना जाते। ये दिन हम बच्चे सकारे से उठ के तैयार हुई कि अपने दरवाजा में ही नाग देवता के चित्र बनाई थे और उन्हीं कर पूजा करी थे और नाग देवता की पूजा का समर्पित होते नाग पंचमी का त्योहार। और भैया हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का मनाई जाती। तो अपना से यह कहा कि यदि नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती। तो पंचो नाग पंचमी का पर्व महत्वपूर्ण होते। यदि नाग देवता की पूजा करते हैं साथ ही साथ तरह तरह के अनुष्ठानों करी थे हम बच्चे अपने घर में ही। यह त्योहार हर साल सावन के महीने में मनावा जाते और अपना का बताइए कि इस पर्व का श्रद्धा के साथ पालन करने से समृद्धि और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। तो भैया अपना वचन से कहा कि अपना का जीवन आनंद अच्छे स्वास्थ्य और सफलता से भरा हो। अपना वचन का ही नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं दी थे ना। ये नाग पंचमी अपना के जीवन में ही आनंद खुशियां और सफलता लेकर आए और ये पावन पर्व आपके और आपके प्रियजनों के लिए उत्सव और आध्यात्मिकता से भरा हो और सुख और समृद्धि का प्रदान करे। महादेव के आशीर्वाद से आपके सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाएं और उम्मीद है कि ये नाग पंचमी अपना के जीवन में प्रकाश खुशी और समृद्धि लाई खिलाने अपना का शुभकामनाएं दी थी। और एक बात और कहब कि भगवान से प्रार्थना करब कि वो हमें बुरी ऊर्जा से बचाएं। और अब सुनवाई थे अपना कहीं ये बढ़िया गान और अब सुना जाए यह महत्वपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम किसान वाणी में आज हमने टेलीफोन लाइन से बात की है कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक श्री सुनील कुमार राठौर जी से, जो हमें बताएंगे कि टमाटर की खेती कैसे करें, उसमें क्या क्या सावधानी रखें, जानकारी लेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में श्री सुनील कुमार राठौर जी। नमस्कार किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार राठौर, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि जो टमाटर की खेती अपने शहडोल संभाग के कुछ क्षेत्र में बहुतायत में उगाई जाती है, लगाई जाती है, तो सबसे पहले किसान भाइयों को इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो मैं किसान भाइयों को एक संक्षिप्त परिचय देते हुए टमाटर की उन्नत उत्पाद तकनीक के बारे में बिल्कुल बताना चाहूंगा। इसमें टमाटर एक तो मैं इसके परिचय के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि टमाटर जो होता है बहुत ही विटामिन का बहुत ही रिच सोर्स होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी इत्यादि जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी सब्जी है या फल हम इसको बोल सकते हैं जी। तो इसकी उत्पादन तकनीक में सबसे सर्वप्रथम जो बिंदु आते हैं, मैं कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती अच्छे तकनीक से करनी चाहिए, जिसमें मुख्य बिंदु मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम इसका जो मुख्य बिंदु है जलवायु एवं भूमि का चयन। तो हमें किस प्रकार की जलवायु और भूमि का चयन करना चाहिए टमाटर उत्पादन के लिए? तो टमाटर उत्पादन के लिए जो एम्बिएंट टेम्परेचर या उपयुक्त तापमान जो होता है सर, वो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके उत्पादन के लिए बहुत ही कारगर माना गया है जी जी। वहीं अगर हम भूमि की बात करें तो इसमें दोमट, बलुई दोमट से लेकर के काली मिट्टी तक इसमें सभी प्रकार की मृदाओं में सामान्य तौर से इसको लगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया जा सकता है सर। इसके बाद हम किसान भाइयों को अपने बताना चाहेंगे कि उन्नत किस्मों के बारे में जी। तो मेरा पर्सनली किसान भाइयों से रिकमेंडेशन रहेगा कि जितना हो सके संकर किस्मों का अधिक से अधिक उपयोग करें। संकर किस्में जो होती हैं उत्पादन में भी अच्छी होती हैं और रोग और कीटों के प्रति भी उनमें सहनशीलता होती है। पहले मैं उन्नत किस्मों के बारे में उनका बताना चाहूंगा कि जैसे सिलेक्शन 120, पंत बहार, अर्का विकास, हिसार अरुणा, पूसा रूबी, पूसा अर्ली डॉर्फ, ये जो वैरायटियां हैं ये उन्नत किस्में हैं। इसके अलावा अब हम संकर किस्मों की बात करेंगे सर, तो उसमें किसान भाइयों के लिए जो यहाँ उपयुक्त रहेंगी वो सबसे अच्छी रहती है सर अविनाश BS20, हाइब्रिड 2 और हाइब्रिड 1। इसके अलावा रश्मि, सोनाली और पूसा हाइब्रिड 1, ये मुख्य वैरायटियां हैं सर जो हमारे शहडोल संभाग के किसान भाई इनको अपने खेतों पर लगा सकते हैं और इससे रोगों से और कीटों से लड़ने की क्षमता भी इन वैरायटियों में पाई जाती है। इसके बाद सर मुख्य बिंदु और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है नर्सरी तैयार करना, क्योंकि अभी समय भी आ चुका है सर नर्सरी तैयार करने का।
तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि जब भी वो बीज लेकर आए उसको एक बार बीज को ला करके फफूंदनाशी दवाई से एक बार उपचारित अवश्य कर लें, क्योंकि जब रोपनी तैयार करते हैं सर तो डैम्पिंग ऑफ, कॉलर रॉट और अन्य जो फफूंद जनित बीमारियां हैं वो पाई जाती हैं सर। जी, फफूंदनाशक ये कौन सी दवाई होती है जिससे उपचारित करना होगा? जी, तो फफूंदनाशी दवाई में मुख्य तौर से उपचार करने के लिए जो दवाई होती है कार्बेंडाजिम एवं मैनकोजेब, दवाई की मात्रा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से हमको इसको उपचारित करना रहता है सर। और नर्सरी बनाने के लिए मुख्य तौर से हमें, बारिश का समय है अभी, तो हमें उठी हुई नर्सरियां बनानी पड़ती है सर, जिसके लिए 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई और इसके अलावा 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई नर्सरियां हमको बनानी चाहिए, ताकि बारिश का समय है, पानी जल भराव से हमारे पौधों में कोई समस्या न आए। 1 वर्ग मीटर में जो हम नर्सरी तैयार करेंगे तो ये कितने भूमि के लिए उपयुक्त होगा वो बीज? जी सर, लगभग हम जो हमने आपको 1 बाई 1 का जो आपको नर्सरी का साइज बताया है उसमें 150 से 200 ग्राम बीज जो है अपन प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उपयोग कर सकते हैं। लंबाई हम अपने हिसाब से अलग रख सकते हैं सर, 1 मीटर लंबाई को हम 3 मीटर तक रख सकते हैं। 1 बाई 3 की जो नर्सरी होती है सर वो हमारे किसान भाइयों के 1 हेक्टेयर के पौधे तैयार करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। और उसमें लगभग 600 ग्राम बीज डालने होंगे। 150 से 200 ग्राम हाइब्रिड बीज, और वहीं अगर हम उन्नत किस्में लगाते हैं तो 400 से 500 ग्राम बीज। जी, तो ये बीज की मात्रा और थलहा कैसे तैयार करें? तो थलहा में जैसे कि कंपोस्ट खाद वगैरह या फिर कोई और चीजें भी डालने की जरूरत होती है? बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारे किसान भाइयों के लिए। मैं उनको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, जब भी आप उठी हुई नर्सरी बनाएं तो उसमें आप 3 रेशियो होते हैं मुख्य तौर से, 3 अनुपात में इसको रखा जाता है। इसका मुख्य अनुपात होता है नर्सरी बनाने का 1:2:1, अर्थात 1 भाग हमारा रेती, 1 भाग हमारा मतलब 2 भाग हमारा मिट्टी और 1 भाग जो हमारा बचा हुआ है वो हमारी रेत या सैंड, बलुई मिट्टी। या फिर इस तरीके से सर तीनों का मिश्रण आपस में तैयार करते हैं और उसको उठी हुई नर्सरी का आकार देकर के रेशियो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ सर, 1:2:1 के अनुपात में रेशियो रखा जाता है। इसमें 1 जो है वो गोबर की सड़ी हुई खाद या केचुआ खाद, 2% जो है इसमें मिट्टी और बचा हुआ 1% जो है हमारा इसमें रेती, छनी हुई बारीक रेत, सर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो ये थलहा निर्माण के बाद फिर जैसे मान लीजिए कि ये जो नई मिट्टी हम वहाँ पर डालेंगे तो उसमें नमी की भी कमी हो सकती है? जी जी बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल। तो नमी के लिए पानी उसमें देना होगा, कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए? बिल्कुल सर, ये नर्सरी बनाते समय मुख्य तौर से ध्यान रखना होता है, नमी का परसेंट हमें कम से कम 30 से 40% बना करके प्रॉपर रखना पड़ता है। इसके लिए हमारी 1 बाई 1 की जो नर्सरी होगी उसको हमें हजारा आता है सर, हजारा से ही हमें पानी स्प्रे करना चाहिए उस पे, क्योंकि पौधा छोटा होता है, दाना ऊपर आ सकता है, इसलिए 1 हजारा 5 लीटर का होता है। 1 5 लीटर का हजारा प्रतिदिन हमें उस पे स्प्रे करना चाहिए जब तक कि हमारा पौध का जर्मिनेशन नहीं हो जाता है। इस बीच में सर यदि कभी तेज बारिश होती है तो इससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए किसान भाई को? जी, चूंकि सर हम नर्सरी अपनी 1 बाई 1 की इसलिए बनाते हैं ताकि बारिश का अगर बहुत ही ज्यादा अतिवृष्टि के तौर पे होती है तब तो उसको बचाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम सर ऊपर से शेड नेट या फिर अपना पॉलीथीन का टनल बना करके उसमें ढक सकते हैं। और लेकिन सर जो बारिश नॉर्मली अगर बारिश हो रही है तो उसको हमें ढकने की आवश्यकता नहीं है शुरुआती अवस्था में। जी, अब ये तो थलहा निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए ये बात हुई। अब जैसे सर हमारा पौधा तैयार हो जाएगा, कितने दिनों बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करके खेत में लगा सकते हैं और खेत की तैयारी में क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ, खेत तैयारी करने के लिए पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई कर लें, उसके बाद डिस्क या हैरो की सहायता से खेत को पूरा बराबर कर लें और फिर उसके बाद जुताई करके बढ़िया पलिया तैयार कर लें। पलिया अर्थात होता है अपना रिज और फरो जी, जैसे कि इसमें सर अंतर रखा जाता है 45x45, मतलब लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और वहीं पौध से पौध की दूरी भी 30 से 45 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं, जो कि उपयुक्त मानी जाती है जी। इस हिसाब से हम खेत तैयार कर लेते हैं और खेत तैयार करने के बाद में मुख्य तौर से हमें ये ध्यान रखना होता है सर, खेत तैयार करते समय हमें उसमें कीटनाशक या एक तरीके से हम आपको बताएं, नीम की खली जो होती है, खली जो होती है सर, उसका हमें प्रति एकड़ के हिसाब से कम 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से
नीम की खली को हमें स्प्रे करना रहता है। सॉरी, नीम की खली का हमें उसमें अपने प्लॉइंग करते समय मृदा में मिलाना पड़ता है जी। तो इससे जो कीट वगैरह होते हैं मिट्टी में, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसमें मिट्टी में जो सर कीट होते हैं उनसे रोकथाम के लिए ही हमें ये नीम की खली वगैरह मिलाई जाती है, ताकि जब हमारी पौध तैयार हो जाए तो उससे जो कीट होते हैं उसको काटे ना। तो पौधे जो है सर थल्हा में कितने दिन बाद ट्रांसप्लांट करने योग्य हो जाता है सर? पौधे जो है सर, हमारा मुख्य तौर से मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो हमारी नर्सरी हमने लगाई है वो 25 से 35 दिन के अंदर हमारी नर्सरी जो है परिपक्व हो जाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए जी। और इसमें जब हम खेत में ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो उसमें खेत में नमी की क्या मात्रा होनी चाहिए, नमी कितनी होनी चाहिए जो पौधे को जल्दी से लगने के लिए उपयुक्त हो? जी, ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद सर हमें पानी देना अनिवार्य होता है, क्योंकि धूप भी होती है और धूप के कारण क्या होते हैं पौधों में मुरझान भी आ जाती है। तो मुरझान से रोकने के लिए जैसे ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसके 1 से 2 घंटे बाद हमें उसमें लाइट इरिगेशन देना पड़ता है सर। तो इससे हमारा लगभग 50 से 60% नमी जो होती है हमारी मृदा में बन जाती है जी। तो ये तो हो गई कि थल्हा निर्माण के बाद ट्रांसप्लांट में और टमाटर की खेती करने में क्या सावधानी होनी चाहिए जी। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। और भैया आज 29 जुलाई का ही एक और महत्वपूर्ण दिन आए, और आज आए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यानी जौन लुप्त प्राय बाघ प्रजातियों के बारे में ही हम बच्चे जागरूकता बढ़ावे के लाने एक मंच के रूप में कार्य करित हन। और यदि हम बच्चे दुनिया में बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करें, मनुष्यों और इन शानदार प्राणियों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लाने ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनावा जाते भैया। ठीक है भैया, बाघों की संख्या घट रही है, इससे हमें उनके संरक्षण के लाने प्रयास करेगा चाहिए। बाघ हमारे पर्यावरण के लाने बहुत महत्वपूर्ण है, काहे से कि वे पारिस्थितिकी तंत्र का ही संतुलित रखत हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हमें बाघों की रक्षा करने के संकल्प लेगा चाहिए और उनके जीवन का ही सुरक्षित रखने के भी संकल्प करेगा चाहिए। और भैया दुनिया के बाघों में से 70% बाघ जौनाएं वो हमारे भारत में ही हैं। तो यह एक अच्छी बात और जानकारी आए भैया। तो बस यह छोटा सा बात अपना से कहब कि अपना बच्चे बाघों की सुरक्षा करी, वन्य प्राणी संरक्षण का जो नियम है वही पालन करी और सभी वन्य जीवों का ही बचाव करी। तो यह छोटी सा अपील अपना से। और अब चला सुनवावा जाए महत्वपूर्ण संदेश। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। समझ गए? बिल्कुल सही समझे। सुना जाए ये बढ़िया गीत। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे। वो गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। हमरैया कस जुड़ छाऊं मैं, मोर संग बैठ जुड़ा लो। हमरैया कस जुड़ छाऊं मैं, मोर संग बैठ जुड़ा लो। पानी पी लो मैं सागर यो, दुख पीरा बिसरा लो। पानी पी लो मैं सागर यो, दुख पीरा बिसरा लो। नवा जोत लाओ नवा गाँव बर, नवा जोत लाओ नवा गाँव बर, रास्ता नवा गढ़ो रे। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। वो गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे।
चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हफ्ते मन, औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो, मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हफ्ते मन, औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। चलें कि चुना बेरा होती चला जाए और सगले पंचन से की जाए जय जवान जय किसान।